नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग दो विषयों को जो दोनों ही कश्मीर से रिलेटेड हैं, दोनों ही पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, उन दो विषयों की एक साथ चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की नादानी पर कभी कभी मुझे हंसी आती है, और ये नादानी पर हंसी आती है कि वो भारत के जम्मू कश्मीर को किस हद तक पाना चाहता है और उसकी छटपटाहट कितनी है। मैं कई बार कह चुका हूं कि जिन्ना ने पाकिस्तान ये कहते हुए लिया था कि मैं हिंदुस्तान फतेह कर लूँगा, इसलिए उसका पहला हमला जम्मू कश्मीर पर हुआ था और वो चाहता था कि जम्मू कश्मीर से हिंदुस्तान जो बचा है उसको काट काट कर पूरा इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए, क्योंकि उसका मानना ये था कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से सत्ता ली थी, मुसलमानों को वापस आनी चाहिए, ऐसा जिन्ना मानता था। इसलिए जिन्ना के उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पाकिस्तान ने 47 में कश्मीर पर हमला किया, 65 का हमला किया, 71 का युद्ध किया, फिर उसके बाद 99 का कारगिल किया और अप्रत्यक्ष युद्ध लगातार करता ही रहता है। हिंदुस्तान को फतेह करने का जो उसका सपना है, वो सपना तार तार होते हुए वो बर्बादी की उस कगार पर पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान का किस दिन विखंडन हो जाए कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान श्रीलंका की तर्ज पर गृह युद्ध की स्थिति पर आ चुका है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो लश्कर तैयबा हो या फिर जैश ए मोहम्मद जैसे हों या बहुत सारे ऐसे, वो सब के सब अपने अपने आप में बड़े खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान को कैसे समाप्त करेंगे ये इसका गवाह पाकिस्तान स्वयं बनेगा। लेकिन जो पॉलिसी चलने का प्रयास करते हैं वो काबिल तारीफ है। अभी हाल ही में मैं पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों की चर्चा करने से पहले एक दूसरी चर्चा कर दूं कि यूएनओ में, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने चाइना के प्रिजाइडिंग, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो चाइना की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी, उसमें खुलकर चीन को क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि चीन डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में छोड़ दीजिए, वो विश्व के किसी भी स्टेज पर डबल स्टैंडर्ड टेररिज्म को लेकर इस्तेमाल करता है और इससे ज़्यादा हास्यास्पद, इससे ज़्यादा रिग्रेटेबल कह दीजिए कोई और बात नहीं हो सकती कि वो कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करता है। बात रुचिका कंबोज कर रही थी अब्दुल रहमान मक्की के मामले में। प्रस्ताव 1267 जो अलकायदा के सैंक्शंस कमेटी है, वो अलकायदा की कैटेगरी में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रखता है, या मैं कहूँ कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO जिसको अमेरिका कहता है, उनकी कैटेगरी में भारत और यूएस ने संयुक्त प्रस्ताव रखा था अब्दुल रहमान मक्की को। और अब्दुल रहमान मक्की कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बम्बई बम ब्लास्ट में बहुत बड़ा दोषी है, भारत का अपराधी है। या तो वो उसको भारत को सौंप दिया जाए तो भारत उसको सजा दे, या फिर उसको एटलीस्ट इंटरनेशनल सूची में टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। हम सब जान ही रहे हैं कि मक्की हाफिज सईद का रिश्तेदार है, या मैं कहूँ साला है, ब्रदर इन लॉ है, जो भी है, साला है या बहनोई है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके यहाँ तो साला बहनोई में कोई फ़र्क नहीं होता। भाईजान कभी भी दूल्हेजान बन सकते हैं, ऐसा मतलब अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार, ये भतीजा चाचा, ये सब चलता है। तो वो चाचा है, वो बहनोई है या दामाद है पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर वो ब्रदर इन लॉ है। तो हाफिज सईद के जो मास्टरमाइंड था उसका वो रिश्तेदार है। इसको लेकर प्रस्ताव आया था तो भारत ने सीधा कहा कि भाई देखो, आप डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, आप एक बताइए कि सिक्योरिटी काउंसिल किस दिन एक मंच पर एक मुश्त एक बात में 15 के 15 सदस्य ये कहेंगे कि हम टेररिस्ट मानते हैं, टेक्निकल चीज़ें एक साथ एक सुर में बोलेंगे और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को, टेररिस्टों को एक साथ रिकॉग्नाइज करेंगे और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म में आप हमारा सहयोग करिए, हमारा सहयोग मत करिए, पूरा विश्व एक मंच पर आए, एक परिभाषा करे। टेररिस्ट की गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की ऐसी कोई परिभाषा नहीं होनी चाहिए। और चाइना जिस प्रकार से ये दो भांत कर रहा है वो ठीक नहीं। चाइना ही अध्यक्षता बैठक का, और चाइना की ही अध्यक्षता में भारत की स्थायी प्रतिनिधि वहां पर लगातार इस तरह की, भारत की प्रतिनिधि वहां पर इस तरह की बात कर रही थी। और वो बात मुझे लगता है कि पूरे विश्व ने, 15 कंट्रियों ने तो एटलीस्ट उसको रिकॉग्नाइज किया ही, और भारत ने अपनी बात बेबाकी से की। ये भी आप जान ही रहे हैं कि मक्की या
जो भी हाफिज सईद या मसूद अजहर, ये सब कश्मीरी टेररिस्ट हैं। ये कश्मीर को पाने के लिए जो जिन्ना की पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लगातार इनके रिश्तेदार, नातेदार और कई लोगों के ये जान गंवा चुके हैं। ये लोग आत्मघाती दस्ते बन बनकर मुसलमानों को कितना आत्मघात कर चुके हैं, कितने लोगों को आत्महत्या करवा चुके हैं, लेकिन इनका 1 इंच का भी सपना साकार नहीं होता। नेहरू जी के जाने के बाद तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं हुआ। नेहरू के समय पर ही 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जो नेहरू की बेवकूफ़ियों की वजह से हमसे चला गया। और नेहरू से जब महाराजा हरि सिंह कह रहे थे कि सेनाओं की कमान हमको दे दो, मैं कश्मीर को बचा लूंगा, तब नेहरू ने उनको जवाब दे दिया था कि नहीं, आप अधिमलन कर चुके हैं, इसलिए अब आपका कोई रोल नहीं, जो करेगा भारत सरकार करेगी। और भारत सरकार ने क्या किया कि 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के हाथ में दे दिया। और उसके बाद नेहरू जी दूसरी बेवकूफ़ी करते हुए यूएनओ चले गए और वहां पर जाकर सीज फायर घोषित करवा दिया। तो खैर, लेकिन उसके बाद 1 इंच भी वो नहीं ले पाए। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हम 71 का युद्ध जीते थे, तो उस समय हमने शर्तों में ये रख लेना था शिमला समझौते में कि भाई हमने ये हिस्सा वापस लेना, तभी आपके 90,000 टेररिस्ट छोड़ेंगे, नहीं तो फौजी छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर इंदिरा गांधी चूक गई। ये भी ठीक है, चलिए भाई चूक गई। लेकिन पाकिस्तान ने अभी जिस प्रकार से चाल चली है वो मुझे लगता है हास्यास्पद है। क्या हुआ कि हम सब जान ही रहे हैं कि यूक्रेन का रशिया के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यूक्रेन रशिया के कन्फ्लिक्ट के दौरान स्वीडन और फिनलैंड ने यह घोषणा कर दी कि हम नाटो के सदस्य बनेंगे। नाटो के सदस्य बनने पर रशिया ने भी इस बात को लेकर खूब सारे ऑब्जेक्शंस लगाए थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, स्वीडन और फिनलैंड ने घोषणा की कि हम नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं। तो नाटो के सदस्य ऐसा नहीं आपने घोषणा करी और बन जाएंगे। नाटो के अपनी सदस्यता है, नाटो के सदस्यों के बीच में वो प्रस्ताव रखा जाता है। नाटो के सदस्यों के बीच में जब प्रस्ताव रखा जाता है तो वो प्रस्ताव पारित किया जाता है कि भाई इनको सदस्य बनाया जा सकता है। फिर उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनका कुछ लेन देन है, उनकी कुछ सेनाओं का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब उनका तय होता है। उसके बाद नाटो की सदस्यता हो सकती है। नाटो का एक प्रमुख मेंबर टर्की, अब टर्की ने स्वीडन की सदस्यता को लेकर मना कर दिया और टर्की ने यह कह दिया कि भाई स्वीडन को सदस्यता नहीं दी जा सकती, फिनलैंड को सदस्यता नहीं दी जा सकती और हम इस पर वीटो का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि टर्की ने अगर ये कह दिया तो फिर कैसे होगा? टर्की आखिर क्यों कह रहा? टर्की ये कह रहा है कि जो कुर्दिश टेररिस्ट हैं, कुर्दिश आप समझ ही रहे हैं कि एक टर्किश अंपायर थी, कुर्दिश अंपायर थी, ये 2 बड़ी अंपायरें थी। मुसलमानों की सबसे खास बात है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन पर झगड़ा नहीं करते, वो रिलीजन पर झगड़ा करते हैं। तो कुर्दिश और टर्किश ये 2 अंपायर हैं। तो कुर्दिश और टर्किश आदि भी लड़ रहे हैं। टर्किश ये कहते हैं कि जो कुर्दिश हैं कुर्दिश टेररिस्ट हैं, कुर्दिश ये कहते हैं कि टर्किश टेररिस्ट हैं, ऐसा दोनों आपस में कहते हैं। लेकिन टर्की चूंकि नाटो का सदस्य है, इसलिए टर्की का कहना यह है कि कुर्दिश अंपायर या कुर्दिश जो टेररिस्ट थे उनका फिनलैंड और स्वीडन विरोध नहीं करता, उनका सपोर्ट करता है। संसार के बहुत सारे कंट्री करते हैं और संसार के बहुत सारे कंट्री क्या करते हैं, वो टर्की और टर्किश और कुर्दिश अंपायरों के बीच में पड़ना ही नहीं चाहते। वो सीधी सी बात कहते हैं कि भाई हम तो ह्यूमन राइट के साथ हैं। और ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री ऊपर कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्री वैसे भी विवादों में नहीं पड़ते, इसीलिए वो नाटो शाटो के किसी के सदस्य अभी तक नहीं रहे। क्योंकि टर्की ये यूक्रेन वाला मामला सामने आ गया, इसलिए स्वीडन और उनको लगा कि रशिया बगल में है, कहीं रशिया हमें भी वो ना कर दे, इसलिए उन्होंने ये घोषणाएं कर डाली। पाकिस्तान ने एक ग्रुप बना रखा ऑफिशियली, आप देखो कि एक ऑफिशियल ग्रुप बना रखा है। उस ऑफिशियल ग्रुप के माध्यम से वो कश्मीर के मामले को पूरे संसार में लेकर जाते हैं और पूरे संसार को वो जितनी बकवास जितने प्रकार की बकवासें कर सकते हैं उतने प्रकार की बकवासें करते हैं। हुआ क्या कि 20 जुलाई को, हमें सबको मालूम है कि 5 अगस्त सन 2019 को भारत ने 370 को डाइल्यूट कर दिया, ख़त्म तो नहीं किया, 370 को डाइल्यूट किया। और 370 को डाइल्यूट करने के साथ साथ उन्होंने वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक स्टेट लिस्ट थी उसको भी ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये एक नया लेटर, ऑफिशियली एक लेटर इशू किया है। किसके थ्रू? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यौम-ए-इस्तहसल कहते हैं। यौम-ए-इस्तहसल का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप जो कि अत्याचार,
जो जो अत्याचार हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, शोषण के खिलाफ ये एक आवाज है। तो एक लेटर पाकिस्तानी एम्बेसी ने, अब देखो ये ऐसा नहीं है कि ये जो बात मैं कह रहा हूं ये कोई वहां से ग्रुप उठा और उसने कह दिया हो। पाकिस्तानी एम्बेसी ने स्टॉकहोम में अपने फॉरेन ऑफिस में एक लेटर लेकर वो यौम इस्तहसल ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्शन दिखाते हुए स्वीडन के एमपी से, स्वीडन के लोगों से, स्वीडन के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कशन करना शुरू किया स्वीडिश पार्लियामेंट में, और उनसे कहा है कि स्वीडिश पार्लियामेंट पे ये डिस्कशन करो कि भाई ये जो ये मोशन है, आप अगर हमारा कश्मीर पर सपोर्ट करें। अब देखिए बात है टर्की की कि टर्की विरोध कर रहा है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट करें, अपनी पार्लियामेंट से रेजोल्यूशंस पास करवाएं, तो फिर पाकिस्तान टर्की से बात करेगा कि टर्की अपने ऑब्जेक्शंस वहां से रिमूव कर दे। और टर्की ऑब्जेक्शन क्यों लगा रहा है? टर्की ऑब्जेक्शन लगा रहा है कुर्दिश की वजह से कि कुर्दिश टेररिस्ट हैं, और कुर्दिश टेररिस्टों की गारंटी ले रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि टर्की से हम बात कर लेंगे, टर्की से हम ये कह देंगे और टर्की मान भी जाएगा। हो सकता है पीछे से टर्की हो, टर्की ये कह रहा हो कि भाई नाटो के सदस्य तो ये बनी जाएंगे, अगर अमेरिका चाहता है और बड़े कंट्री चाहते हैं तो हम बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक काम करो पाकिस्तान, तुम पाकिस्तान का संसार में कश्मीर के मामले में जो 370 और ये वो, इसके मामले में सिर्फ एक सपोर्टर है, वो है टर्की। मलेशिया ने थोड़े दिन सपोर्ट किया था, तो मलेशिया के जिन महाशय ने मातहर मोहम्मद, क्या नाम था उनका, उन्होंने जो भी कहा था उसके बाद वो सत्ता से ही चले गए, वो सिस्टम से चले गए, अपनी पार्टी से भी चले गए, क्योंकि मलेशिया की इकोनॉमी भारत से डील होती है और भारत में बहुत बड़ा उनका भारत बहुत बड़ा इंपोर्टर है मलेशिया के एडिबल ऑयल का। और मालूम पड़ा भारत में मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी ने वो ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दिया और बंद करते ही मलेशिया पैदल हो गया। तो मलेशिया ने माफिया शाफिया मांग ली और मातहर मोहम्मद को हटाकर बाहर भी कर दिया। अब उनका खुला एक सपोर्टर बचा और वो खुला एक सपोर्टर है टर्की। तो टर्की ने ये संभव हो कि हो सकता है पाकिस्तान से कहा हो कि आप एक काम करो, स्वीडन से बात करो और स्वीडन से ये कहो कि टर्की जो है वो ऑब्जेक्शन जो लगा रहा है आपकी सदस्यता को लेकर नाटो में, वो रिमूव कर देगा, बशर्ते तुम कश्मीर पर सपोर्ट कर दो पाकिस्तान का। आप देख ही रहे हैं कि भारत के आमिर खान जब इस्तांबुल में शूटिंग करने गए तो उनको भी भाई टर्की की प्राइम मिनिस्टर की वाइफ के साथ भोजन करने का अवसर मिला, और क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। और आमिर खान के विषय में इस समय आप देख ही रहे हैं कि वो क्या चड्डा फिल्म आई है, वो फ्लॉप इसलिए हो गई, हो सकता है उसका कंटेंट अच्छा हो, लोगों ने फ्लॉप इसलिए कर दी क्योंकि आमिर खान उसमें हीरो है। और आमिर खान को उससे पहले लोग पसंद करते थे, आमिर खान का फ्लॉपी इसलिए आ गई क्योंकि आमिर खान टर्की के साथ उठकर बैठने लगा। और टर्की के साथ विरोध इसलिए है हमारा क्योंकि टर्की पाकिस्तान का कश्मीर मामले पर सपोर्ट करता है, जबकि पूरे विश्व के 200 कंट्री पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, एफएटीएफ में उसके ऊपर बैन लग गया है, वो करेंसी अपनी नहीं संभाल पा रहा है, वो पेट्रोलियम नहीं संभाल पा रहा है, मांग मांग कर खर्चा चला रहा है। चीन ने भी उसको देना बंद कर दिया है क्योंकि चीन में भी रिसेशन के पूरे चांसेस हैं। तो पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन कश्मीर उसको चाहिए। वो अपने लोगों को भोजन नहीं करवा सकता, पेट्रोल 250 रुपए की बिकवा रहा है, डॉलर 250 रुपए का हो गया वहां का, लेकिन वो बस इतनी सी उसकी चाहत है कि किसी तरह वादी कश्मीर उसको मिल जाए उसके लिए। और वो भाई होना भी चाहिए क्योंकि जिन्ना की अंतिम ख्वाहिश थी, जिन्ना मरते मरते मर गया, और जाने कितने पाकिस्तान में मर गए, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी आ गई 75 साल में, लेकिन वो कश्मीर का इंच भर भी नहीं ले पाए 47 के बाद। तो फिर लेकिन ये तो सब कुछ चल रहा है। तो आप सोचो पाकिस्तान की संकीर्ण मानसिकता, एक तरफ तो भारत सिक्योरिटी काउंसिल में बैठकर चीन को सीधा हड़का रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड है मक्की के मामले में, और पाकिस्तान का मक्की का सपोर्ट करना या उसको टेररिस्ट की सूची में न डालना, ये डबल स्टैंडर्ड है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्मीर के लिए टर्की के बिहाफ पर स्वीडन से प्रॉमिस कर रहा है कि हम ऐसा कर लेंगे बशर्ते तुम कश्मीर मामले में हमारे साथ आ जाओ। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक गिर चुका है और किस हद तक सोच सकता है और क्या करने को तैयार है।
ऐसे पाकिस्तान को लोग ये कहते हैं, बड़े कंट्रीज, कि भाई छोटा भाई है। पाकिस्तान भी कहता है हम छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, हमसे बात कर लीजिए, हमारा व्यापार खुलवा दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए। क्या ये मदद के योग्य हैं? क्या ये व्यापार के योग्य हैं? क्या इनको माफ़ किया जा सकता है या माफ़ करना चाहिए? उनको पता होना चाहिए कि मनमोहन सिंह नहीं बैठे हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि सोनिया गांधी की सरपरस्ती नहीं बैठी है, उनको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में अब तुष्टीकरण बंद हो चुका है। इसलिए अब यहाँ नरेंद्र मोदी बैठे हैं। मोदी जी तो आप जानते ही हैं, सब जानते हैं कि मोदी जी भले ही कुछ मामलों में आपको बुरे लगें, लोगों को बुरे लग सकते हैं, लेकिन फाइनली नेशन फर्स्ट पर कोई उन पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता और पाकिस्तान वाले मामलों में तो कोई कर ही नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।